जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं मैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कार्यकाल के दौरान क्या हमारे देश का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पद त्याग सकता है? अगर त्याग सकता है तो अपना त्याग पत्र वो किसको सौंपेगा? और कितनी बार जो है एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? क्या कोई मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है भारतीय संविधान में? इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है जो हमें जानकारी देता है? अगर हमारे देश के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना पड़ जाए तो किन आधारों पर हमारे देश के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है? कौन सा प्रोसेस, कौन सा तरीका भारतीय संविधान में दिया गया है जिसके आधार पर जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए, उसकी अपील के लिए, उसकी शिकायत के लिए कहाँ जा सकते हैं? तो इन सभी सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मिलने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम देश के आम नागरिक हैं तो भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में केंद्रीय कार्यपालिका का एक टॉपिक दिया गया है जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 में है। यानी हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 5 है ना, इस भाग 5 में केंद्रीय कार्यपालिका का टॉपिक है। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित जानकारी दी गई है। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, इसके 3 पार्ट यानी 3 पार्टों में ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, ये जानकारी दी है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने, मेरे प्यारे स्टूडेंटों ने अभी तक ये तीनों पार्ट नहीं स्टडी किए हैं तो टाइम निकाल कर इन तीनों पार्टों को आप स्टडी कर लेना। इससे जो नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो आपकी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होगा, उसको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, ये सभी जानकारी है। तो इसी के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 56 यानी अनुच्छेद 56, जो हमें साफ साफ जानकारी देता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो जिस दिन से, जिस डेट से शपथ लेगा राष्ट्रपति पद की, उस दिन, उस डेट से 5 वर्ष का उसका कार्यकाल माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति चाहे अपनी मर्जी से कार्यकाल के दौरान अपना पद छोड़ना चाहे, अपना इस्तीफा देना चाहे, अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो दे सकता है, पद छोड़ सकता है। और अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ये जानकारी आर्टिकल 56 में दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है अगर इलेक्शन जीत जाता है तो। ना केवल दोबारा, जब तक वह इलेक्शन जीतता रहेगा राष्ट्रपति पद का, तब तक वह व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। कोई मैक्सिमम नंबर नहीं दिया गया है। जब तक जिंदा है राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ सकता है अगर उसकी मर्जी है। राष्ट्रपति के पद के लिए हर बार अगर जीतता जा रहा है तो वह हर बार हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। कोई मना ही नहीं है। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है। जब तक उम्र है अपना इलेक्शन लड़े, जीतता है तो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करे। मिनिमम एज दी गई है हाँ 35 वर्ष। मैक्सिमम एज का कोई जिक्र नहीं है भारतीय संविधान में। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना पड़ जाए तो केवल हमारे देश की जो संसद है उसी को अधिकार है हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के दौरान हटाने का। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन है
उस वक्त अगर उसको हटाना पड़ जाए तो हमारे देश की संसद को ही अधिकार है, वो उसको जो है उसके पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61, इसमें जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति को उसके पद से जो है संसद की एक प्रक्रिया है, संसद में एक प्रक्रिया चलाई जाए, उसी के आधार पर जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और उस प्रक्रिया का नाम जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो दिया गया है महाभियोग, यानी इंग्लिश में बोले तो इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल के दौरान। ना केवल राष्ट्रपति को बल्कि महाभियोग द्वारा जो है हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी जो अदालतें हैं हाई कोर्ट, यानी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य जज हों या और अन्य जज हों, उनको भी जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया वो थोड़ी सी अलग है, और हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया वो थोड़ी अलग है, इतना फर्क है। भारतीय संविधान में महाभियोग से संबंधित जो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल तो मैंने अभी आपको बता दिया, आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। इसके अलावा जो है आर्टिकल 124, इसका जो चौथा खंड है और पांचवा, यानी अनुच्छेद 124 का जो चौथा और पांचवा खंड है, ये भी जानकारी हमें जो है महाभियोग से संबंधित देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 217 और 218 यानी 217 और 218 यह आर्टिकल भी महाभियोग से संबंधित जानकारी देते हैं। ये तो हुई आर्टिकलों की बात जो महाभियोग से संबंधित जानकारी देते हैं। पद पर है कोई व्यक्ति, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन से आधार है, कौन से कारण है, कौन से रीजन है? तो भारतीय संविधान में 2-3 आधार ही बताए गए हैं जिनके आधार पर हम जो है हमारे देश की संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया वो देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए चला सकती है। सबसे मेजर जो आधार है वो है संविधान का उल्लंघन। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति जो पद पर बैठा हुआ है, राष्ट्रपति है मौजूद, वो अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो हमारे देश की जो संसद है उसमें जो सदस्य होते हैं, सांसद, संसद के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें सांसद बोला जाता है, और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं और शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं। तो हमारे देश की जो संसद है उसके जो सांसद हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या फिर दुर्व्यवहार कर रहा है, यानी ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कानूनी रूप से उचित नहीं है, या फिर अक्षमता नजर आ रही है, अक्षमता मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो राष्ट्रपति पद को चलाने के लिए सही नहीं है, शरीर रूप से कोई भयंकर बीमारी हो गई, उसके शरीर पर फालिश पड़ गई, या मानसिक रूप से पागल हो गया, ऐसी कंडीशन हो सकती है, आ सकती है। तो ऐसा कोई साक्ष्य नज़र आता है, ऐसा कोई चीज़ें नज़र आती हैं, तो हमारे देश की जो संसद है उसके जो सांसद हैं वो जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के लिए हमारे देश की संसद को कह सकते हैं। और जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड जो देश है, जो कंट्री है, वहाँ से ली गई है। और हमारे देश की जो संसद है, आप सभी जानते हैं इसके 2 सदन होते हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है। तो इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया वो शुरू की जा सकती है, बशर्ते एक बात ध्यान रखनी है, महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने से 14 दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आप पर जो है महाभियोग की जो है वो प्रक्रिया संसद में वो चालू होगी और इस आधारों पर चालू होगी। यहाँ पर जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये दोष आप पर लगाए जा रहे हैं, इन आधारों पर जो है संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है। ये जानकारी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दे दी जाएगी।
फिर राष्ट्रपति जो है खुद या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपनी सफाई जो है संसद में वो पेश करेगा, और संसद में भी उस सदन में पेश करेगा जिस सदन में यह प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है ना। अगर लोकसभा में यह प्रक्रिया शुरू होती है तो लोकसभा में जो है अपनी सफाई पेश करेगा, अगर राज्यसभा में शुरू होती है तो राज्यसभा में पेश करेगा। अगर संसद में लोकसभा की अब प्रक्रिया चालू करनी है, आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो जानकारी दे दी गई है, अब 14 दिन हो गए, अब हमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चालू करनी है। अगर हमें लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी है तो लोकसभा के जो 100 सांसद हैं, कोई भी 100 सांसद लोकसभा के, उनके लिखित रूप में हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यानी 100 सांसदों का जो है रजामंद, उनका राजी होना, सहमत होना जरूरी है कि हाँ महाभियोग की प्रक्रिया वो चालू हो जानी चाहिए, हम सहमत हैं। हाँ जो दोष, जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए जा रहे हैं, हाँ हमें ठीक लग रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए कि ये सही भी है या नहीं। क्या पता ये सही हो, लग रहा है उनको हाँ ये सही है, तो इनकी जांच वगैरह होनी चाहिए। तो 100 सांसद अपनी जो रजामंदी दें, लिखित रूप में साइन करें, 100 जने लोकसभा में। अगर राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी है, राज्यसभा द्वारा जो है आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति पर, तो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो 50 सांसद कम से कम वो लिखित रूप में अपनी मंजूरी दें कि जो दोष राष्ट्रपति पर राज्यसभा द्वारा लगाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में से भी अगर फॉर एग्जांपल राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है और 50 जने जो है यानी 50 सांसद जो साइन कर देते हैं, 50 जनों का साइन करने का मतलब हो गया जो राज्यसभा के तकरीबन 1/4 सदस्य वह हस्ताक्षर कर देते हैं, और लोकसभा के 100 सांसदों का मतलब हो गया 1/4 वो भी। तो जब राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो जाती है, 50 जनों की जो है रजामंदी मिल जाती है, लिखित रूप में साइन कर देते हैं 50 सांसद राज्यसभा में, तो फिर वह सदन 3 सदस्य एक समिति बनाएगा, और 3 सदस्य जो होंगे इसमें पहला व्यक्ति जो है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा व्यक्ति हमारे देश के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनमें से किसी भी एक स्टेट यानी राज्य का जो हाई कोर्ट है उनका जो है मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह व्यक्ति हो सकता है, या हाई कोर्ट का कोई अन्य जज भी हो सकता है। तो 2 व्यक्ति हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई और जज हाई कोर्ट का ही। ठीक है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की अच्छी खासी समझ रखता हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, उसे अच्छा खासा तजुर्बा हो। ठीक है। कोई राइटर भी हो सकता है, कानून का जानकार, या कोई और भी जो है प्रोफेसर हो सकता है, कोई इस तरीके का आदमी। तो 3 व्यक्ति ये उस जो है जांच समिति में होंगे, जो समिति जो वो जिसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है जिस सदन में, वही सदन जो है 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा, और ये 3 जो है व्यक्ति मैंने आपको बता दिए, जो ये जांच करेंगे, जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं उन आरोपों को वो देखेंगे, उनकी जांच करेंगे कि ये वाकई आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं। और जब वो आरोपों की जांच कर लेंगे, जांच पड़ताल कर और अपनी फाइल तैयार कर लेंगे, तो उसको जो है फिर अपने सदन में जिसमें वो कमेटी वो समिति बनी है उसी सदन में जो है उस सदन का जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है, जो मुख्य आदमी होता है जो सदन को चलाता है, लोकसभा का जो होता है वो उसे अध्यक्ष कहते हैं, और जो राज्यसभा का होता है उसे सभापति कहते हैं। तो राज्यसभा में अगर शुरू की गई है और वहाँ पर जो कमेटी वो समिति जो बनी है 3 सदस्य, तो वो समिति जो है राज्यसभा का जो सभापति है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको पेश करेंगे। अगर लोकसभा में वो शुरुआत की गई है महाभियोग की, तो लोकसभा द्वारा 3 सदस्य समिति बनाई गई होगी, तो वो समिति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है
वो रिपोर्ट पेश करेगी। और फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष या फिर राज्यसभा में अगर पेश की गई है तो राज्यसभा का जो सभापति वो राज्यसभा में उसको लगता है कि हाँ जो ये आरोप वागे जो है सही पाए गए हैं, और समिति को भी लगता है कि हाँ ये आरोप सही हैं, तो फिर वोटिंग की जाएगी उसी सदन में। तो सदन की जो संख्या है उसका 2/3 यानी उसके 2/3 व्यक्ति, तकरीबन 66% व्यक्ति जो है उनका समर्थन होना जरूरी है कि हाँ जो ये आरोप जो लगाए गए हैं हम इसके सपोर्ट में हैं, हम मानते हैं कि जो कमेटी ने, जो समिति ने जो जांच करी है, जो आरोप पाए हैं, हाँ हम इसके सपोर्ट में हैं, अपनी रजामंदी देते हैं। तकरीबन उस सदन के 66% सदस्य यानी 2/3 वो जब अपनी मंजूरी दे देते हैं और वो प्रस्ताव पास हो जाता है, जब वो 66% सदस्य यानी 2/3 सदस्य उस सदन के अपनी मंजूरी दे देंगे, अपनी रजामंदी दे देंगे, तो वो प्रस्ताव उस सदन से पास माना जाएगा और फिर वो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। और दूसरे सदन के जो सदस्य हैं उस सदन के भी 2/3 सदस्य यानी 66% सदस्य वो भी अपनी मंजूरी दे देते हैं उस महाभियोग जो लगाए गए हैं आरोप, उन पर अपनी मंजूरी वो कर देते हैं। तो दोनों सदनों से जब ये पास हो जाता है महाभियोग का जो प्रस्ताव है, तो जिस दिन ये पास हो गया दोनों सदनों से, उस दिन उस डेट से ही जो है राष्ट्रपति का पद वो मुक्त माना जाता है। राष्ट्रपति को अपना पद उस दिन से ही छोड़ना पड़ता है और उस पर जो राष्ट्रपति फिर साइन कर देता है, उसी दिन साइन हो जाएंगे और उसी दिन से वो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया केवल संसद में ही चलाई जा सकती है। यह आर्टिकल 56 और 61 में जानकारी दी गई है। अगर इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई शिकायत, कोई अपील किसी हमारे देश की किसी भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी भी अदालत में जो है इससे संबंधित शिकायत नहीं दर्ज की जा सकती। ये जो संविधान में प्रक्रिया अपनाई गई ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोली जाती है संविधान में। अर्ध न्यायिक मतलब एक न्याय यानी संसद को जो है एक न्यायालय के तौर पर, एक न्यायिक तौर पर जो है, अदालत के तौर पर जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया वो चलाई जाती है। जैसे अदालत में केस चलता है ना, सेम ऐसे ही जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो केस चलता है ना, वो संसद में चलता है और संसद को एज ए न्यायालय की तरह वो ये प्रोसेस अपनाया जाता है संसद में। तो इसलिए जो है संसद की जो ये प्रक्रिया होती है महाभियोग की, इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाया, पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।